हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी का एग्जाम कराता है उसके बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि पीईटी का एग्जाम यूपी के अंदर होता है, और अगर यूपी के अंदर आपको किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो आपको पीईटी देना अनिवार्य है। और देना ही नहीं, सिर्फ इसमें अच्छे नंबर भी लाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कम वैकेंसी आती हैं तो आप मेरिट लिस्ट में तभी आ पाएंगे जब आपकी परसेंटाइल अच्छी होगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2 सालों का बहुत अच्छा रहा है, मेरी 99 परसेंटाइल रही है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि पीईटी का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उस 100 मार्क्स में से आपकी जो जीएस है वो 50 मार्क्स की पूछी जाती है, और 50 मार्क्स में से भी हिस्ट्री आपकी जो है वो हिस्ट्री पूछी जाती है 10 मार्क्स की। कितने की पूछी जाती है? 10 नंबर की पूछी जाती है। 10 नंबर के उन्होंने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट 5 नंबर का और दूसरा पार्ट 5 नंबर का। पहला पार्ट भारतीय इतिहास का और दूसरा पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हम भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, फिर जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी के बारे में उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है मौर्य वंश। पूरा मौर्य वंश नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक से ही पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते हैं। तो गुप्त वंश पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। हर्षवर्धन आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन के बाद आपको राजपूत काल पढ़ना है। राजपूत काल के बाद संतल काल पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मराठा साम्राज्य पढ़ना है, और पढ़ना है ब्रिटिश राज्य का विद्या एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में। और फिर आपको पढ़ना है ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था। ये आपके 13 टॉपिक हैं, 12-13 टॉपिक हैं। इनसे आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे, और अगले जो 5 नंबर हैं वो पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो ये भी आपके 5 नंबर का है। इनसे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। एक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये टॉपिक पढ़ना है। आंदोलन और बंगाल विभाजन, ये पढ़ना है आपको। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना है विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। उसके बाद जो 5वां टॉपिक है वो पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इन सभी टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होने के बाद मैं लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस पीडीएफ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री अपलोड कर दी जाएगी, जो आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कांसे का प्रयोग करना जानते थे। कांसा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो कांसा बना होता है वो किसका बना होता है? तो तावा और टिन से मिलकर कांसा बनाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने लोहे का प्रयोग करना सीखा। इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे के बारे में परिचित नहीं थे। ठीक है, 1826 की बात करें, चार्ल्स मेसन एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको खोजा था। उसके बाद 1856 की बात करेंगे, कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था, और इन्हीं के प्रयास से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इस समय वायसराय थे वो कौन थे? कैनिंग थे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि प्राचीन समय में समरसेबल वगैरह नहीं, टेबल वगैरह नहीं होती थी, तो जो भी सभ्यताएं होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। एक जॉन मार्शल थे, इनका ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वो कितना था? तो 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी तक का समय था। ठीक है, जो ऐतिहासिक मत निकल के आया, जो एग्जाम में पूछा जाता है सभी के अकॉर्डिंग, वो था हमारा 2750 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा 2500 से लेके 1750 बीसी तक, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यताएं थी हमारी इंडिया में, पाकिस्तान में,
तो इस समय और कौन सी सभ्यताएं चल रही थी? तो एक सभ्यता चल रही थी चीन की सभ्यता, एक दूसरी सभ्यता थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस समय की है? तो वो सिंध घाटी सभ्यता के समय की है, जो इराक की थी। और ये कौन सी नदी पर थी? दजला फरात नदी पर थी। किस नदी पर? दजला फरात नदी पर। आगे हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु और उत्तरी बिंदु ये पूछे जाते हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई थी। जो पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर यूपी के अंदर, और ये था हिंडन नदी के पास। कहां पर था? हिंडन नदी के किनारे। जो उत्तरी बिंदु था वो था मांडा, ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। और ये था चिनाव नदी पर। किस पे? चिनाव नदी पे। इसके बाद हम पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। पश्चिमी बिंदु था हमारा सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में है। कौन सी नदी पे है? दास्क नदी पे है। इसके बाद आपका दक्षिणी बिंदु है हमारा दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और कौन सी नदी पे है? प्रवरा नदी पे है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, इनकी नदियां भी पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। अब ये भी पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी थी? तो ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई थी 1500 किलोमीटर, लगभग है ये, है ना, लगभग में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वो कितनी थी? 1200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है वो कितना है? ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो होता है 12,99,000 के समथिंग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2 टीलों में विभाजित थी, एक पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी टीला होता था। पर जो पश्चिमी टीला होता था उस पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जो पूर्वी टीला होता था इस पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था? तो वो था धौलावीरा। आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ये पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला और मध्यम टीला 3 टीलों में विभाजित था, और मध्यम टीला में रक्षक लोग रहते थे। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? वो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, पूजा, पशुपति देवता की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार आकार का होता था, ट्रायंगल फॉर्म की ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, इसमें जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल, या इसको वृषभ भी बोलते हैं, श्रृंग युक्त पशु भी इसको बोला जाता है। व्यवसाय बहुत बार पूछा गया है। सबसे व्यवसाय जो था सबसे ज्यादा था व्यापार। इसके बाद सेकंड नंबर में बात करेंगे तो कृषि भी इनका व्यापार में था। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये धातु का प्रयोग करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कांसे का प्रयोग करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है 1921 में। याद आपको सिर्फ और सिर्फ 1921 ही आंसर देना है, और देना है दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में। ठीक है, आपको मैं लगभग 8-9 स्थल के बारे में बताऊंगा और आपको याद रख लेना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हड़प्पा जो था वो 1921 में खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये किस नदी पे था? रावी नदी पे था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, और सिंधु नदी के किनारे ये था। चंद्रदुड़ो की बात करें, चंद्रदुड़ो 1931 में खोजा गया था, मजूमदार इसके खोजकर्ता थे, सिंधु नदी के किनारे था। ये तीनों के तीनों ही हमारे पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें धौलावीरा लूनी नदी पे है, ये कहाँ है? गुजरात में है। लोथल की बात करें, लोथल हमारा भोगवा नदी पे है, और ये कहाँ है? गुजरात में है। ये भी कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद अगर हम बात करें बनावली की, तो बनावली कहाँ है? हमारा सरस्वती, या इसी का दूसरा नाम है दस्वदती नदी, है ना, तो ये हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद अगर हम कालीबंगन की बात करें, घग्गर नदी पे है, राजस्थान में है। और रोपड़ की बात करें, ये सतलज नदी पे है, कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, कुछ नए स्थल खोजे गए हैं। ये पूछा जाता है कि ये स्थल कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर थोड़ा सा लेवल का बनाएगा तो पूछ सकता है। तो एक देसलपुर, कुंतासी और रोजदी, ये तीनों के तीनों जो स्थान है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके बाद हुलास की बात करें, हुलास और मांडी, ये उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं भगवानपुरा और मिताथल, कुणाल, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? हरियाणा में है। ये भी आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। इसकी जो परिधि थी, क्षेत्रफल था, वो 5 किलोमीटर में
फैला हुआ था। इसके जो घर मिलते थे यहाँ पे, वो मिलते हैं ग्रिड पद्धति से बने हुए। ग्रिड पद्धति का मतलब है बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए हुए हैं, और इनके जो गेट हैं वो अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, इसके बाद शव दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिली है। कपास की खेती के साथ हड़प्पा से मिले हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद सुरक्षा दुर्ग एक मिला है माउंट एबी नाम का। किसका? माउंट एबी नाम का। इसका जो नाम दिया है वो दिया है व्हीलर ने। व्हीलर एक इतिहासकार थे, इन्होंने इसका नाम दिया। मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग होता था, ये भी हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा से मिला है। और इसके बाद ये भी इंपोर्टेंट है, स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा, ये कहाँ से मिला है? ये भी हड़प्पा से मिला है। और गेहूं और जौ दोनों के अवशेष ये भी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। आपको याद रख लेना है, बहुत ज्यादा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अन्नागार भी मिला है हड़प्पा से, लेकिन 12 कक्षों का अन्नागार अगर आपसे पूछा जाता है तो हड़प्पा आंसर आपको लगाना है, वरना जो विशाल अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो वो आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो ये है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में की गई थी राघलदास बनर्जी के द्वारा। विशाल स्नानागार मिला है। ये लंबाई चौड़ाई भी पूछ ली जाती हैं, यूपीएससी में पूछी गई है पिछली बार, तो आपको याद रखना है। इसके बाद विशाल अन्नागार आपको याद रखना है, इसका आकार था 45 इंटू 15 मीटर, 45 इंटू 15 मीटर इसका आकार था। जो विशाल स्नानागार था, ये भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो सीढ़ियां थी वो किस तरफ थी? तो उत्तर में भी इसकी सीढ़ियां थी और दक्षिण में भी इसकी सीढ़ियां थी, दोनों तरफ इसकी सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके बाद हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं दाढ़ी वाले महादेव, इनकी मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? डांसिंग गर्ल मिली है जो ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई थी। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई भी मूर्ति पूछी जाती तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो से ही मूर्तियां सारी मिली हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो से मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। बहुत बार पूछा गया है। इसको किसने खोजा गया था? इसको खोजा था मैके ने। किसने खोजा था? मैके ने खोजा था। वर्गाकार ईंटों की बात करें तो ये चनहुदड़ो से मिली है। गोल ईंटें भी यहीं से मिली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप का सामान भी यहीं से मिला है। मेकअप का सामान जैसे कि लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, काजल हो गया, वो सारा यहीं से मिला है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहीं से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चनहुदड़ो से कंघा मिला है वो किसका बना हुआ था? तो आपको याद रखना है हाथी के दांत का बना हुआ था। इसके बाद 4 पहिए की गाड़ी भी यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोथल की बात करें, लोथल जो हमारा व्यापारिक नगर कहलाता था। मानव निर्मित बंदरगाह अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो लोथल था, गोदीवाड़ा जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सफाई के प्रति बहुत लोग सजग थे क्योंकि सफाई यहाँ पे बहुत अच्छी थी। यहाँ घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, धान और धान की भूसी या बाजरा, ये इन सभी के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। आपको और भी याद रखना है कि जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो लोथल से भी मिले हैं, सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। तो आपको सिर्फ एक ही चीज वो ऑप्शन में देगा, सुरकोटड़ा देगा या तो लोथल देगा। तो लोथल से भी मिले हैं, सुरकोटड़ा से भी घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोथल से और क्या मिला है? लोथल से मिला है शतरंज के खेल के साक्ष्य भी मिले हैं। 3 युगल समाधि मिली है, मतलब कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से मिले हैं। रोपड़ की बात करें, रोपड़ को आपको याद रखना है कि रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के शव के साक्ष्य मिले। शव और मनुष्य दोनों के एक ही साथ दफनाया गया था। कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन से हमें क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, वो कालीबंगन से मिले हैं। लकड़ी का हल मिला है। अगर हम बात करें मिट्टी का हल कहाँ से मिला है तो आपको याद रखना है मिट्टी का हल मिला है बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, और कालीबंगन से क्या मिला है? 7 हवन कुंड मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं, इंपोर्टेंट है। और पक्की ईंटों के मकान अगर आपसे पूछ ले तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है जो कालीबंगन है उसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम धौलावीरा, तो ये सबसे पहली बात सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था। ठीक है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यम टीला। मध्यम टीला में जो रक्षक लोग थे वो रहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली मिली है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। सुनामी के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। और बनावली की बात करें तो यहाँ मिट्टी से बना हुआ हल मिला है।
सरसों के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, सेल खड़ी मिली है और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं, ये आपकी मिली हैं बनावली से। कहाँ से मिली हैं? बनावली से मिली हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण की बात करें तो बहुत से लोगों के अलग अलग मत हैं। ये जॉर्ज अर्नेस्ट और मैके ने बोला कि बाढ़ इसका प्रभावित कारण था, और प्राकृतिक आपदा ये बोला कैनेडी ने कि प्राकृतिक आपदा की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। इसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की, बहुत इंपोर्टेंट हैं, जो अगर एक दो पॉइंट अगर छूट गया होगा तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। केवल लोथल नगर ऐसा था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सारे नगरों में सड़क की ओर नहीं खुलते थे। आपको याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, आपको बता चुके हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के और तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? धरती की, और धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। किसकी देवी मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। इसके बाद कृषि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। अगर कृषि ऑप्शन में होगा तो कृषि सही हो जाएगा, अगर व्यापार होगा तो व्यापार भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के काफी सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। घरों की ईंटों का प्रयोग जो होता था उसका अनुपात पूछा जाता है। ये अनुपात था 4:2:1, है ना, 4:2:1 था। इसको इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक हम इसी तरीके से कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सारे टॉपिक हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।